जेल के अंदर किस तरह के ओवरक्राउडिंग का इश्यूज कैसे अराइज हुए? देखिए फ़याज़ जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है और ये दिक्कत तो है। मैं काफ़ी सालों से जेल विज़िटिंग एडवोकेट रह चुकी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज़ से। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जेल में ही थी और ये सूचना आई हुई थी कि अब जितने भी हैं वो इस पर्टिकुलर जेल में अब सब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने बोला है कि ये वापस आओ। विमेन के लिए क्या सिस्टम है जेल के अंदर और किस तरह से वो रह रही हैं, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं? चार्ल्स शोभराज वाज़ एन अंडर ट्रायल प्रिज़नर, कैदी ऑल्सो। जब वो भागा, उसके बाद तब एक ही जेल थी। क्या जेल का एक्सटेंशन इस समस्या का समाधान है या फिर बिजनेस रिफॉर्मेशन होनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात अब आपने 2 पहलू छेड़े हैं। अगर आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़, ट्रांसजेंडर के बारे में बताइए। ट्रांसजेंडर को जब जेल ले जाया जाता है, किस तरह का क्या सिस्टम है, प्रोसीजर क्या है उसमें? एक्चुअली बहुत बुरे हाल हैं। अच्छा। एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फ़याज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं एडवोकेट अनुष्का अरोड़ा। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैडम, एबीए लॉ ऑफिस की फाउंडर हैं और इंडिपेंडेंट लॉ ऑफिस के ज़रिए प्रैक्टिस कर रही हैं। बाकी की बातें जो होंगी मैडम से, मैडम खुद बताएँगी कि इनका लिटिगेशन में क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने साल से प्रैक्टिस में हैं। और फिर आज जो हम एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है ओवरक्राउडिंग इश्यूज़ इन जेल। तो सारी बातें ओवरक्राउडिंग इश्यूज़ से रिलेटेड होंगी। किस तरह से प्रिजनर्स वहाँ रहते हैं, कितना क्राउडिंग हो गया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो मैम, हम टॉपिक पे आएँ उससे पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए ऑडियंस को। आप सभी को मेरा नमस्कार और फ़याज़ जी, आपको भी मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझको यहाँ पर आपने अपॉर्च्युनिटी दी और समय भी निकाला और बुलाया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद उसका। मैं अनुष्का अरोड़ा हूँ, एडवोकेट और दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ। अपनी लॉ फ़र्म चलाती हूँ, एबीए लॉ ऑफ़िस। इट्स अ मल्टीनेशनल लॉ फ़र्म एंड इट ऑल्सो हैज़ एन इंटरनेशनल डेस्क। तो हम लोग बाहर भी अपने मैटर्स का जी। रेफर अकॉर्डिंगली जैसे भी रहता है वो सब करते हैं। और मैं 2012 से 2017 की पास आउट हूँ, तो आप उससे लगा लें कितने साल से हम लोग एक्टिव प्रैक्टिस में हैं। मैंने सिंगापुर से एलएलएम अपनी करी है, जी। तो मैं वहाँ भी काम करा मैंने और अब हाल ही हाल मैं किसी तरीके से पीएचडी भी कर रही हूँ क्रिमिनल लॉ में। तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी लीगल एड और अपना मेरा जो एक रुचि रहा है सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, वो 2012 से शुरू हुआ जी। और 2012 से लेकर अब तक मैंने बहुत काम, बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने सोसाइटी के लिए किया है विभिन्न विभिन्न जगहों पे। जी। ट्रांसजेंडर्स खास करके एक मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा रहा है अच्छा। रुचि उसमें। 2014 में मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काफ़ी काम किया है हम्म। और आज तक अलग-अलग तरीकों से कभी चैप्टर लिखना किसी बुक में या कोई पेपर पब्लिश करना बाहर इंटरनेशनली, तो काफ़ी चीज़ें मैं करती आई हूँ इसमें। तो जी, तो इन्हीं तजुर्बाओं के बुनियाद पे आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं प्रिजनर्स से रिलेटेड। हम जानते हैं कि जेल की क्या कंडीशन है प्रेजेंटली, लेकिन जो बात करना रेलेवेंट इसलिए है कि चाहे प्रिजनर्स जो अवार्ड लेकर के अपने सज़ा भुगत रहे हैं या फिर अंडर ट्रायल्स, जीने का हक सबको है डिग्निटी के साथ। और बेसिक बुनियादी ज़रूरत, हुँ, चाहे जेल में रहे हुँ, या हुँ, आउटसाइड, हुँ, हुँ, सबको होती है हुँ, इंसानियत के नाते। हुँ, तो रेलेवेंसी यहीं पे राइज हो जाती है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है। हर किसी के पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है और फिर उसके बाद हेल्थ भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और फिर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो सब भी ज़रूरी है। तो चूंकि आप फ्रिक्वेंट जेल विज़िट करती रही हैं, आपने देखा भी है, तो हर सेक्शन जो वहाँ पे रह रहा है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, उसमें फिर हम अगर बच्चों की भी बात करें या ओल्ड एज पर्सन्स हैं, तो सबके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। हुँ, हुँ, तो मैडम, आप मुझे ये बताइए कि जेल के अंदर किस तरह के ओवरक्राउडिंग का इश्यूज़ कैसे अराइज़ हुए? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए फ़याज़ जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है और ये दिक्कत तो है।
मैं काफ़ी सालों से जेल विजिटिंग एडवोकेट रह चुकी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज से, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल, अब याद नहीं कितना। और आज मैं क्रिमिनल आर्गुइंग काउंसिल अपॉइंट की गई हूँ अपने दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जी। हाई कोर्ट में, और बहुत हद तक अपने जेल के जो मैटर आते हैं उनको भी आर्ग्यू करने के लिए। तो बात अगर हम जेल की करते हैं, तो खास करके अगर हम अभी जिस बारे में दिल्ली जेल की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में हमारा एक तो सेंट्रल जेल हो गया जो तिहाड़ हो गया, फिर हमारे पास मंडोली जेल भी आता है, जी। और हमारे पास रोहिणी जेल भी आता है। लगभग लगभग ये मेन 3 जेल आप मान के चलो। जी। ओवर क्राउडिंग का इशू है, और ऐसा नहीं है कि सरकार ओवर क्राउडिंग के इशू के लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए सो फार। इवन कोविड टाइम में अगर हम जाते हैं, तो कोविड टाइम में भी एचपीसी गाइडलाइंस आई थी, जिसके लिए जिसके जिसके तहत हमारे जो जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो गए, या हमारे प्रिजनर्स हो गए, कन्विक्ट्स हो गए, तो प्राइमरीली अंडर ट्रायल्स के लिए भी आई थी कि जितने भी हमारे लोग हैं कोविड टाइम में अंदर बंद हैं, वो लोग डेफिनेटली एचपीसी गाइडलाइंस पे बाहर जाए जी। फॉर सम टाइम, जिसका कंडक्ट थोड़ा बहुत अच्छा था। तो हम्म। ये गाइडलाइंस आई थी, तो वो अटेम्प्ट किए गए कि ओवर क्राउडिंग वहां से थोड़ी कम हो। पर आई कैन से दैट आई वाज फॉर्चुनेट एट दैट टाइम, जब 2020 का भी टाइम था, जी। और जब कोविड 21-22 में भी कोविड का बीच में आना जी। जाना रहा, रहा। तो मैं उस दौरान जेल विजिटिंग एडवोकेट थी। जी। तो मैंने वो समय भी देखा जब प्रैक्टिकली जब ओवर क्राउडिंग से जितने भी कैदी बाहर गए हुए थे, तो कितना खाली था। और मैंने वो समय भी देखा जब वो टाइम खत्म हुआ और जब सरेंडर होने की बात आई, जी। तो किस हिसाब से इनटेक हुआ। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जेल में ही थी, और ये सूचना आई हुई थी कि अब जितने भी हैं वो इस पर्टिकुलर जेल में अब सब वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने बोला है कि जी वापस आओ। हम्म। तो बड़ा हो गया था कि उस टाइम कैदी आके या अंडर ट्रायल्स भी आके मुझे यही कह रहे थे कि मैडम, हम आप अभी हालत देख रहे हो, अभी भी हमारे यहाँ बड़ा परेशानियां हैं, अभी भी हमें लगता है कि ज्यादा ही है, और आप बताओ मैम, इतने लोग वापस आ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। सही। तो ओवर क्राउडिंग का इशू बहुत है, और बट कुछ ना कुछ स्कीम्स, और यू नो, जैसे आपको मैंने एचपीसी गाइडलाइंस बताया, कुछ कुछ स्कीम्स के तहत कुछ कुछ होता रहता है जरूर, पर कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है दैट देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो मैम, इसमें दो बात अराइज होती है। या तो गवर्नमेंट जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड करे, या फिर प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन की बात करे और उनको इस तरह से तादाद कम करे, रिफॉर्म करके, रिफॉर्म इन द सेंस कि जिनका पैटी मैटर्स में जो जेल में सर्विंग है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। चूँकि इंडियन जो पूरा स्ट्रक्चर है, पनिशमेंट सिस्टम है, वो रिफॉर्मेशन के आधार पे है। यस। तो उनको उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, बल्कि उनको एक मौका दिया जाए, और इस तरह के लोगों का जिनका अंडर ट्रायल है, या ऐसे लोग जो जिनकी आवाज़ दबी हुई है, ऐसे लोगों को कोर्ट तक लाया जाए, और उनके हित में कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन लाई जाए इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? क्या जेल का एक्सटेंशन इस समस्या का समाधान है, या फिर प्रिजनर्स रिफॉर्मेशन होनी चाहिए? देखिए, अगर हम बात, अब आपने दो पहलू छेड़े हैं, अगर आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सालों से ये ब्रॉडन अप होता जा रहा है, जगह एक्सपेंशन हो रही है, यस इट इज हैपनिंग। हमारा जब चार्ल्स शोबराज वाज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, कैदी ऑल्सो, जब वो भागा, उसके बाद तब एक ही जेल थी। उसके बाद अब आप आज देखिए तिहाड़ में कितनी सारी जेल आ गई हैं। सही। तो एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी जो आपने पहलू बोली अबाउट प्रिजनर रिफॉर्म, अब जेल में कैसा रहता है कि हर एक जब प्रिजनर को रखा जाता है, तो आजकल अब ये अल्फाबेटिकली वाइज प्लेस करते हैं इनको अलग अलग जेलों में। फिर कई जेल बना दी हैं, जैसे कि एक जेल हो गई जो कि पूरी कन्विक्ट जेल हो गई, कैदियों की जेल हो गई। ओके। एक जेल हो गई कि जी ये तो अंडर ट्रायल है। एक अपनी हो गई जी मुलायजा जेल है, मुलायजा मतलब जी बड़े ऐसे आ गए जो अपने पहली बार आ रहे हैं, या बिल्कुल बड़े अंडर ट्रायल टाइप मुलायजा हो जी। गए, तो एक वैसी जेल हो गई।
एक हो गई अपनी जो 18 साल के आसपास की, एक उसकी कोई एक जेल हो गई 18-19 के साल की जेल हो गई, एक हो गई महिला जेल ही अलग हो गई, जी। एक हो गई जो रिपीट ऑफेंडर वाली हो गई वो हो गई। तो मतलब इस हिसाब से वो एक कैटेगराइज कोशिश है, करते हैं कि अपना रिफॉर्म के हिसाब से कि सेक्शन अपना बना अलग हुआ है। अलग अलग कर दे। दूसरा सब चीज होती है रिगार्डिंग प्रिजन रिफॉर्म्स इन टोटलिटी। हमारे प्रिजन मैनुअल जो है अपना दिल्ली का, जो दिल्ली प्रिजन रूल्स के हिसाब से, जी। जो प्रिजनर्स ऐसे होते हैं जैसे कन्विक्ट हो गए और उन्होंने एक अच्छा एक लंबा पीरियड भी काट लिया, इनका ओवरऑल कंडक्ट भी अच्छा था, उन लोगों के लिए जैसे सेमी ओपन जेल का एक एस्पेक्ट आ जाता है। तो सेमी ओपन जेल में क्या है कि ये लोग इस जेल से उठाकर सेमी ओपन में रख लिए जाते हैं। सेमी ओपन में क्या है कि अपना बाहर हल्का काम भी कर लेगा जी। और वापस अपना सेमी ओपन जेल, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रिंजेंट लाइक जेल, पर अपना है सो जेल हु आर प्रेमिसेस। ग्रांटेड दिस काइंड ऑफ जेल? तो सेमी ओपन जैसे मैंने आपको भी बताया, हम बात ही कर रहे थे, जैसे अपना कन्विक्ट हो गए, वो कन्विक्ट जिन्होंने बड़ा अच्छा लंबा टाइम काट लिया है अपना 14 से ज्यादा अपना जिसका हो गया, जैसे मान लो कि 18 साल है, किसी ने 17 साल काट लिया, तो और उनका कंडक्ट अच्छा रहा है और उन्होंने कुछ कभी अपने इतने लंबे टेन्योर में कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं किया है, तो वो हमारे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर सेमी ओपन। बट इसमें एस्पेक्ट ये आ जाता है, और बिफोर दिस आई टेल यू व्हाट। तो ऐसे कैटेगराइजेशन से क्या होता है कि ये ओवरक्राउडिंग मेजर्स कर्व करने के लिए Okay. आपको सेमी ओपन भेज दिया, तो ऐसे करके थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। पर अब क्या है कि जैसे महिला जेल है, महिला जेल में जो कैदी एलिजिबल भी हैं सेमी ओपन के लिए, अनफॉर्चुनेटली अभी सेमी ओपन का 6 नंबर में, जो 6 नंबर कैदियों के लिए, महिला कैदियों के लिए, वो अभी या फिर तो अभी भी टॉक्स में है। गवर्नमेंट अभी भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश कर रही है, जो सेमी ओपन जो इनके लिए होगा, और अब वो वहां उनको भेज नहीं रहे हैं। और वो कहते हैं कि यार हम लोग तो एलिजिबल हैं ना सेमी ओपन के लिए, तो हम आपके साथ क्यों रहें। सही। तो बट यही है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स वैसे रूल्स के हिसाब से, रूल्स में इनफैक्ट बहुत चीजें हैं, पर वही बात है, सही मानने पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो अभी प्रेजेंट में क्या कॉज है जिसकी वजह से ये ओवर क्राउडिंग हो रहा है प्रेजेंटली, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो? अब फ्याज देखो, अ, अब क्या कॉज है हमारे ओवर क्राउडिंग का, तो देखो यही कहती हूँ, क्राइम रेट्स आर गोइंग अप। नाउ इफ क्राइम रेट्स गो, ऑफ कोर्स दे विल कम टू जेल। हर टाइप की क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, क्राइम्स रिलेटेड टू वुमेन आर इंक्रीजिंग, क्राइम रिलेटेड टू चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंग, इट मीन्स कि मर्डर्स आर क्राइम का दर इंक्रीजिंग। बढ़ रहा है, इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा जेल भरे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं फिर, ठीक है, एक क्राउडिंग हो गई है जेल के अंदर, लेकिन उसकी वजह से जो जेल के अंदर एक नया इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पुअर लिविंग कंडीशन है, डिसीज़ फैलने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं। अभी आपको क्या नज़र आता है प्रेजेंटली कि ओवर क्राउडिंग से क्या ऐसा मामला हाईलाइटेड हुआ है जेल के अंदर? देखिए, ओवर क्राउडिंग से बहुत चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। अपना जितने भी प्रिजनर्स हैं, एक तो वैसे ही हालात इतने अच्छे नहीं हैं। जी। ऑफ कोर्स जेल है, जी। बट जैसे आपने बोला इससे पहले कि राइट टू, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफर करा, जी। राइट टू लिव विद डिग्निटी इज अ वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट राइट गिवन। तो इस टाइप के हालात जहाँ पे बेसिक सैनिटेशन नहीं है और डिंजी डस्टी एनवायरमेंट्स हैं, खाने की भी अगर हम बात करें तो खाना भी खत्म हो जाता है कभी कभी, या फिर अगर खाना खत्म हो रहा है तो उसमें मिलावट हो जाती है, पानी मिल जाता है। जो दाल हम लोग, मतलब देखो दाल खा रहे हैं तो पानी तो नहीं ले सकते ना, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। समझिए। तो अब अगर हालात ही ऐसे थे और ओवर क्राउडिंग हो जाए, पुअर न्यूट्रिशन तो का आप मामला। समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जैसे पुअर न्यूट्रिशन हो गया, या फिर ऐसे लोग जो डिसीज लेके सालों साल बैठे हैं। हर टाइप का है फयाज, अब हम गिनवाने लग जाएं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, देखो सैनिटेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फूड, ये सारी चीजें तो वैसे ही इज अ क्वेश्चनेबल क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, इज अ क्वेश्चनेबल थिंग एज ऑफ नाउ।
और ओवरक्राउडिंग है तो फिर तो ये चीज़ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैडम इसी में अगर हम पॉइंट नोट करें कि 75% तक ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं, उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया है? क्योंकि वो लोग तो वैसे ही पनिशमेंट झेल रहे हैं। इट मीन्स के जो जेल के अंदर का इकोसिस्टम है उसमें वो अंडर ट्रायल्स आ रहे हैं, भले ही बाद में कन्विक्ट हो या इनोसेंट डिक्लेयर हो, लेकिन अंडर ट्रायल्स के साथ तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, अंडर ट्रायल्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, इसकी रिफॉर्मेशन के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्या जैसे एक हाई कोर्ट इज़ अ गार्जियन, हुँ। कि गार्जियन की तरह देखता है, और बहुत बार ऐसा सुनने में आया है कि बेल को लेके या दूसरी चीज़ों के लेके अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही स्टेट के अंदर हुँ। डायरेक्शंस भी देते हैं। दिल्ली के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है अभी? नहीं देखो फ़याज़ ऐसी बात नहीं है कि अन्य ट्रायल्स के लिए कोई स्कीम या हम मतलब सरकार कुछ कर नहीं रही हुँ, है। हुँ। अन्य ट्रायल्स के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, अगर मैं एक बार बता भी दूँ, क्योंकि मैं जेल विज़िटिंग एडवोकेट रही थी, जी। हालाँकि कैदियों के लिए रही थी मेनली, बट अन्य ट्रायल्स से भी मेरा बड़ा वाकिफ़ मैं रही हूँ। तो अलग-अलग टाइप की जजमेंट्स, अलग-अलग टाइप की स्कीम्स आती रहती हैं कि अंडर ट्रायल्स का मान लो इतनी इन्होंने अपना इतने साल स्पेंड कर लिए हैं और अगर हमारी मैक्सिमम पनिशमेंट मान लो 10 साल है, उसने 7 साल कर लिए, तो यू आर एलिजिबल टू सम सॉर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन गेट बेल ऑन दैट एस्पेक्ट। तो अंडर ट्रायल्स के लिए बहुत कुछ है, बहुत स्कीम्स आती है। आजकल आए दिन हमारे न्यूज़पेपर्स में भी अंडर ट्रायल्स के लिए कि अंडर ट्रायल सफ़र ना करे, और ये ओवरक्राउडिंग एस्पेक्ट को ही ध्यान में रखते हुए बहुत स्कीम्स आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हम 3 इश्यूज़ डिटेक्ट करते हैं अंडर ट्रायल्स के लिए। या तो दे आर इनेबल टू अफोर्ड फॉर बेल, हुँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग के या तो लीगल अवेयरनेस नहीं है, और थर्ड जो एक नेचुरल इशू आ रहा है वो ये कि लॉन्ग कोर्ट हियरिंग हो रही है। एक एक हियरिंग के बाद सेकंड हियरिंग कई कई महीने बाद हो रही है, तो उनका अंडर ट्रायल वैसे ही एक्सीड हो जाता है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये इन बिल्कुल। तीनों चीज़ों पे क्या लगता है कि ये क्या ये बात कहाँ किस हद तक आज के टाइम पे सही है कि दे आर इनेबल टू अफोर्ड फॉर बेल? नहीं देखो, आपकी बात सही है बट ऐसा नहीं है, हमारी जुडिशरी बहुत कर रही है। जैसे मैंने आपको बोला कई स्कीम्स भी आती है, कई जजमेंट्स भी आती हैं और कई बहुत सारी जजमेंट्स हैं हमारे पास। आए दिन हमारे पास कुछ ना कुछ रूलिंग आ जाती है कि अगर इतनी कस्टडी होगी तो बेल शुड बी गिवन, या फिर अगर इतने साल हो गए और अगर मैक्सिमम पनिशमेंट इतनी जा रही है और आपने मोर देन हाफ काट ली है, तो येस यू शुड बी गिवन बेल। जैसे हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की, मैं पर्सनली मंडौली जेल गया था। मैंने कहा कि भाई अगर इस तरह के अंडर ट्रायल्स हैं तो मैं उनके लिए फ्री में लड़ना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो जेलर साहब थे उन्होंने बताया कि आप गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, ज़्यादातर जो लीगल एड वाले हैं वो आ जाते हैं, उन्हीं को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो अब इस तरह की समस्या नहीं है। ये बात किस हद तक सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी लीगल सर्विसेज़ कमिटीज़ हैं, जैसे हमारी नालसा हो गई, सुप्रीम कोर्ट से हो गई, हमारी हाई कोर्ट हो गई, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमिटियाँ हो गई। तो ये आए दिन ड्राइव्स करते रहते हैं, इसी ओवरक्राउडिंग इश्यू को भी दिमाग में रखते हुए ये ड्राइव्स किए जाते हैं और डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है, जो मैंने बताया कि जिसकी मोर देन हाफ उसने पनिशमेंट सफ़र कर ली है मैक्सिमम पनिशमेंट से। तो ऐसा लोगों का डेटा बनता है, ऐसे लोगों के नाम एलिजिबल होते हैं, फिर ऐसे लोगों के नाम हमारे सुपरिटेंडेंट्स के पास जाते हैं जेलों के, फिर लीगल सर्विस जो एडवोकेट अपॉइंटेड होता है उसको वो नाम जाते हैं, वो बेल बनाता है और बेल डेफिनेटली दी जाती है। हम्म। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट हैपनिंग, यस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बिल्कुल हो रहा है और मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि मेरे सामने हुआ है, हमने भी किया है। हम्म। तो तो ये जो अंडर ट्रायल्स का जहाँ तक हम सुनते हैं कि वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, ये जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है ह्यूमन राइट्स को लेके, प्रिजनर्स राइट्स को लेके, और ज़्यादातर बात करती है फिजिकल कंडीशंस के बारे में। चूँकि ह्यूमन राइट कमीशन भी कहीं न कहीं एक क्वाशी पार्ट इज़ अ गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये ह्यूमन राइट्स वाले इस चीज़ को डिटेक्ट करके टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ह्यूमन राइट्स का अपना अलग रोल है और हम एडवोकेट्स का हमारा अलग रोल होता है और
अगर मान लीजिए कि कुछ चीज़ बहुत हद तक खराब होती है तो फिर ह्यूमन राइट कमीशंस एंड एटसेट्रा बॉडीज हुँ, कैन डेफिनेटली इंटरफियर, पर उसकी इतना हमारे, क्योंकि देखिए हर जेल में एक लीगल ऑफिस है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बंदा आता है और एक हाई कोर्ट का बंदा आता हुँ, है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट आता है और हाई कोर्ट का एडवोकेट आता है, अपॉइंटेड फ्रॉम द कंसर्न्ड लीगल सर्विसेज। जी। हम लोग हैं वहां पर जो ये सब देख रहा है कि आपका कोई इशू तो नहीं आया। अगर देखिए मान ली कोई बहुत खराब कोई डेप्लोरेबल इशू है, यू हैव द कैदी और द प्रिजनर हैज द ऑप्शन टू फाइल अ रिट पिटिशन, दे कैन मूव अ रिट पिटिशन और फाइल होती है। कभी खाने का बड़ा समस्या होता है, रिट पिटिशन फाइल होती है। हमारे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एक कमिटी अपॉइंट करते हैं, वहां कमिटी जाती है, फर्स्ट हैंड से सब चीजों को इंस्पेक्शन करती है एंड एक रिपोर्ट फाइल करती है। तो ऐसी बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स ठीक है अपना अलग से, वो उनको जो अपना काम करना है वो करते रहे, करेंगे। बाकी ऐसी इतनी जरूरत, जैसे लेकिन हम क्योंकि है वहां, तो हम लोग ये सब एस्पेक्ट्स भी टेक केयर कर लेते तो हैं। ये कहीं न कहीं बात दिल्ली के पर्सपेक्टिव में तो ठीक लगती है, लेकिन अगर हम फ़ार रिमोट एरिया में अगर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ वाक़ई में जो जिस इश्यूज़ की आज हम बात कर रहे हैं, वो लोग सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को। वहाँ ना तो ऐसे हैं जो बेल अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, वहाँ ऐसे हैं जिनको लीगल अवेयरनेस नहीं है कि करना क्या है, कैसे टैकल करना है, और ऐसा-ऐसा भी है कि लॉन्ग हियरिंग चल रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, जजेस नहीं आ रहे हैं या फिर वकील पेश नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो दिल्ली के पर्सपेक्टिव या दिल्ली एनसीआर के पर्सपेक्टिव में तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा विजिलेंट हैं इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी के अंदर हम बात करें, रिमोट एरिया में, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की बात करें, वहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं फयाज थोड़ा यहाँ डिफर करूंगी जी। क्योंकि हमारे दिल्ली में ही ना एक केस आया था जिसका दिल्ली में तो केस था ही, जी। बट उसका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ मैटर चल रहे थे। अच्छा। तो ही कॉन्टेक्टेड अस ऑफ कोर्स, तो हमसे देखिए जितना हो सकता है हम हेल्प तो करेंगे। हुँ, हुँ। हमने वहां पर उस टाइम उस जो कंसर्न स्टेट लगता है उसका हमने लीगल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन निकाली थी, और निकालने के बाद हमने सारा का सारा डेटा उनको भेजा था रिक्वेस्टिंग कि इनको अपॉइंट करें। उसको ज़रूर सहायता मिली जी। और उसको अपॉइंटमेंट हुई एडवोकेट की, उसका केस भी फिर अच्छे से टैकल हुआ। ऐसी बात नहीं है, देखिए लीगल सर्विसेज सब अच्छा अपना रोल प्ले कर रही है, बहुत हद तक मैं ये कहती हूँ। परंतु जो जेल्स की कंडीशन दिल्ली के बाहर है, वो ऑफ कोर्स देखिए हमारे तिहाड़, मंडोली और रोहिणी के कंपैरिजन में बाहर की जो जेल्स की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। जी। तो उसी में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला एक सेक्शन है, वो है वल्नरेबल सेक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें वुमेन, चाइल्ड और ट्रांसजेंडर और फिर ओल्ड एज की बात कर रहे हैं। तो वुमेन के लिए क्या सिस्टम है जेल के अंदर, और किस तरह से वो रह रही हैं, उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं? देखिए कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर आ जाती है मॉनिटरिंग में। महिला जेल हो या फिर कोई भी जेल हो, मॉनिटरिंग जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई भी जेल हो उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, और उसमें फिर चाहे कोई भी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हो गए, वो कितना ही कर लेंगे। हुँ। और उसमें फिर पिस्ता फिर वही है जो वहां पे है, और वो ये प्रिजनर्स है। बट आपने जैसे महिला जेल की बात छेड़ी है, तो मैं तो काफी लंबे समय से महिला जेल से हुँ। एसोसिएटेड रही हूँ, और बहुत हद तक वहाँ पे जो प्रशासन है वो उसको क्लीन रखने के लिए कोशिश करता है, मेजर्स लिए जाते हैं। एक तो हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ी सारी कमिटीज अपॉइंट काफ़ी टाइम, मतलब बड़े फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, क्योंकि जी। कोई ना कोई महिला की तरफ से ज़रूर कोई रिप्रेजेंटेशन चली जाती है कि राइट। यहाँ खाना अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है। तो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट इमीडिएटली एक्शन लेकर एक कमेटी फॉर्म करते हैं। तो उससे क्या रहता है कि रूटीन इंस्पेक्शंस चलती रहती हैं, तो सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक रहता है। बाकी रही बात महिला रहते कहाँ हैं, ये लोग सेल में रहते हैं, वार्ड भी कहते हैं, हुँ। वार्ड में होते हैं या सेल्स में हो गए या बैरक्स में हो गए, तो ये हुँ। अलग अलग टर्म्स होते हैं जहाँ जहाँ इनको फिट करा जाता है। तो वो ऑफ कोर्स जेल है जैसे मैंने आपको बोला, बट सिचुएशन भी थोड़ी खराब हो जाती है। जी। पर अपने हद तक अपने जितने भी प्रशासन है कोशिश तो करते हैं।
ये थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब ज़रा ट्रांसजेंडर के बारे में बताइए। ट्रांसजेंडर को जब जेल ले जाया जाता है, तो किस तरह का क्या सिस्टम है, प्रोसीजर क्या है इसमें? एक्चुअली बहुत बुरे हाल हैं। अच्छा। ट्रांसजेंडर एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि एक तो बड़ा इनको लुक डाउन तो करते हैं, हुँ, और इनको इनसे बड़ी गलत फहमी भी रखते हैं लोग। अच्छा। मैं काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर से मिली थी जब मैं जेल नंबर 6 में गई थी। हुँ, कई लोगों का बड़ा बुरा केसेस था कि पुलिस जैसे आई और पुलिस ने धमकी दी और उनको बदतमीजी पुलिस कर रही है, और अपने डिफेंस में ऑफ कोर्स इंसान है तो बोलेगा ना कुछ। जी, जी। अब उसमें वो जो बोला उन्होंने, पुलिस ने फिर ऑब्वियसली कुछ आगे से करा, तो उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किया कि यार आप हमें कैसे बोल सकते हो। अच्छा, हुँ, उसमें उन लोगों को बंद कर देते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है। और जैसे मैंने आपको बोला 2 चीज़ें, एक तो उनको गलत समझा जाता है और एक तो उनको बड़ा लुक डाउन भी किया जाता है। अच्छा, इसकी वजह से ये लोग बड़े जल्दी फिर इनको पकड़ लिए जाते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि ज़्यादा कोई होता नहीं है, बैकिंग नहीं होती है, तो पकड़ कर जेल में डालो। अच्छा। तो और इनका फिर लीगल एड के लिए फिर किस तरह से ये? देखिए, ट्रांसजेंडर्स के पास फिर ऑप्शंस 2 रहते हैं, या फिर प्राइवेट काउंसल करें या हम लोग हैं वहाँ पर, हुँ, जितने भी लीगल सर्विसेज़ से अपॉइंटेड होते हैं। हुँ, हुँ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने हमारे वकील भाई-बहन वहाँ बैठे होते हैं। तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाते हैं अपनी लीगल एड के लिए, अपना ओपिनियन लेते हैं कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। वहाँ से फिर उनको जितनी सेवा मिल सकती है वो करते हैं फिर। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, क्योंकि जनरल पर्सन जैसे मैं हम बात करें तो जो ट्रांसजेंडर नहीं है, वैसे लोग को चलो बाहर निकलने के बाद काम-काज का एक सिलसिला बना रहता है, और ट्रांसजेंडर के साथ मॉनेटरी इश्यूज़ भी बहुत रहते हैं, जाने से पहले भी और जाने के आने के बाद भी। तो फिर ये किस तरह से टैकल करते हैं वहाँ रहते हुए इन सब चीज़ों को? देखिए 2 टाइप फिर हो जाता है इसमें, जैसे जो अगर मान लें कैदी बन गए ये ट्रांसजेंडर, जी। तो कैदियों के लिए तो हमारे रूल्स के हिसाब से दे कैन वर्क, एंड व्हेन दे वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो उनको पैसे भी मिलते हैं, हुँ, सैलरी मिलती है, हुँ, जो हुँ, तो सैलरी वो इकट्ठा कर सकते हैं और बाहर जाके अपना हुँ, कर सकते हैं जो भी करना है। अन्य ट्रायल्स हो गए, तो अन्य ट्रायल्स के लिए तो देखिए फिर अगेन ऑफ कोर्स जेल में है तो क्या करेंगे। बट कई-कई जैसे 6 नंबर में कोई ना कोई एक स्कीम निकल जाती है, वो भी कहीं काम कर सकते हैं, तो मेबी वहाँ से कुछ रिइंबर्समेंट मिल जाता है। बट दैट इज़ नॉट फॉर ऑल जेल्स। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं पूछूँ कि क्या जेल के अंदर टॉर्चर होता है? अब्यूज़ होता है? होता होगा सम। अरे देखिए फ़याज़, जैसे मैंने बोला आपको कि एवरीथिंग डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हुँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, परंतु मैं ऐसी हूँ जो खुद जाके सबको पीट रहा है, हुँ। और फिर मुझको जब आप खुद प्रशासन आके थोड़ा मारती है, वायलेंट हैं तो फिर तो मैं कहती हूँ मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है। फिज़िकल टॉर्चर हो रहा है, राइट। तो मैं इसीलिए कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जेल में लगभग बड़े ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ हुँ। पर, जैसे मैंने आपको भी एग्ज़ाम्पल दिया, इस टाइप के एग्ज़ाम्पल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी भी बहुत होता है। तो तो अगर मैं एक लफ्ज़ में ये बात कहूँ कि सिस्टम इज़ फोकसिंग ऑन मोर कन्फाइनमेंट, तो किस हद तक बात ये सही होगी? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। पुलिस भी जब करती है अपना काम तो बहुत हद तक देखती है, और एक ये ओवरक्राउडिंग का इश्यू तो हमेशा से है। तो इसीलिए ओवरक्राउडिंग के इश्यू को दिमाग में भी रखते हुए इतना ऐसा नहीं है कि कन्फाइनमेंट हम ज़्यादा देखते हैं। तो इसी में एक सेक्शन है जो ओल्ड एज की बात। हुँ। ओल्ड एज किस तरह से फिर अपने आप को वहाँ सर्वाइव करते हैं? देखिए, सुविधाएँ तो हमारे जेल में हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी हैं, हुँ, हुँ, और अगर मान लीजिए जेल में वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो बाहर रेफ़र गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी करते हैं और बाहर भी ट्रीटमेंट जाता है। हुँ, पर यही है कि क्योंकि ओल्ड एज होता है, और अगर मान लीजिए उनका फैमिली, मान लो अगर फैमिली अरेस्ट नहीं हुई है और अगर अकेला ही बंदा आया हुआ है, तो देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। जी। तो उसमें फिर इश्यू आता है। बट ठीक है, बट वही है कि जेल है, तो किसी ना किसी तरीके से सब सर्वाइव करते हैं। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट रिहैबिलिटेशन वर्सेस पनिशमेंट? ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा, मैंने टेढ़ा भी पूछा है, चलिए।
नहीं देखिए, रिहैबिलिटेशन जहाँ तक हो सकता है मैं तो सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल होना चाहिए रिहैबिलिटेशन। और रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन इज़ द एसेंस जिसके आधार पे हमारा हुँ। हमारा लीगल से पूरा सब क्रिमिनल कुछ सिस्टम, सारा हाँ। पूरा आधारित है। जी। बट ऑफ कोर्स देखिए, ये भी नहीं हो सकता कि हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करें, रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन ओके। पे। डेटरेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनलेस देर इज नो डेटरेंस the crime rate will increase. ये This भी is एक। at least my personal opinion. So, if you see economies like Singapore, हुँ, the punishment and punitive aspect is stronger, हुँ, which is why the crime rate is लोअर। relatively less. And people think twice before doing something. In majority aspects, हुँ, हुँ, for example, जैसे drug related crimes हो गए या possession of drugs हो गए, हुँ, हुँ। तो deterrence is important. तो ये समव्हाट मिडल ईस्ट की तरह ही है फिर? नहीं नहीं जहाँ ऐसा कुछ डिटरेंस ही नहीं डिटरेंस है। है। देखिए मैंने आपको यही बोला, ये दोनों इट गोज हैंड इन हैंड। डेटरेंस एंड रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन, दे गो हैंड इन हैंड। एक चीज कभी ज्यादा हो गया तो वो चीज खराब हो जाएगी। ज्यादा डेटरेंस भी आपने जो मॉडल बोला, हुँ, दैट विल आल्सो नॉट दैट सक्सेसफुल। और एक चीज जहां पर हम ज्यादा रिफॉर्मेशन पे भी फोकस करें, वो भी ठीक नहीं है। सही। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब ये प्रिजनर्स बाहर आ जाते हैं तो सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में क्या इश्यूज आते हैं? क्या वो वाकई पहले की तरह सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं, या फिर जो एक स्टिग्मा लगा होता है वो उससे उभर नहीं पाते? नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, एक काफ़ी लंबे समय बाद अगर कोई बाहर निकल के आता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सोसाइटी में वापस जाए। बिकॉज़ वो जब मान लीजिए अंदर गया था, तो उस टाइम क्या ईयर था? हुँ, मान लीजिए 1990 में अंदर गया है, 2025 में बाहर आ रहा है, तो आप देखिए ना, फ़ोन-वोन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। He has to start from scratch, he or she. So, हमें मेंटली उसको इतना आगे हो जाना पड़ता है कि वो एक तो उसी में रह जाता है। फिर वो क्या तरीके तौर पे छोड़ के गया था और अंदर तब उस टाइम गया था और उस टाइम कौन किसके क्या तरीके थे, फिर बाहर आके उसको मैच करना। सब में एक तरह से ऐसा जब प्रिमिटिव स्टेट में यस, हो जाते हैं फिर यस, वो। यस। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अगेन mingle with the society हुँ, हुँ। at one stage after if somebody is बड़ा लंबे समय बाद इनकासरेशन करके बाहर आया है, तो हर तरीके से। और उसके बाद फिर अब वो उस टाइम अब बाहर आया है तो वो क्या करे, जॉब कहाँ से ढूंढे। एक तो स्टिग्मा भी लगा होता है कि अब चलिए एक्विटल भी हो गया मान लीजिए, बट एक स्टिग्मा तो है ना कि इतने लंबे समय तक मेरे पास ये मेरे ऊपर ये धारा था, लगा हुआ था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो 15 के 14 के एज में क्राइम कर लेते हैं, कई हम्म, बार मर्डर केस में भी हम्म, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जुवेनाइल घराले में अलग अलग जगह रहते हैं, उनके रिफॉर्मेशंस के लिए साइकोलॉजिस्ट वगैरह बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। हम्म। तो जब वो बाद में अगर पनिशमेंट भी अगर उन्हें कुछ रहता है तो किस तरह से फिर वो अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं? गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, जैसे कि मैंने कुछ थोड़ा सा ये देखा था कि बच्चों का नाम तक बदल दिया जाता है। देखिए, इशू विद चिल्ड्रन इज दैट जब ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो सीसीएल होते हैं, जी। जब ये लोग क्राइम करते हैं तो ये लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में इंडिया में क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का एक पार्ट होते हैं। तो जो मैंने देखा है कि मैं बड़े सारे जुवेनाइल रिफॉर्मेटरी ऑब्जर्वेटरी हाउसेस जितने हुँ, भी हुँ। होते हैं, होम्स हो गए, उन सब में मैं बहुत गई हूँ। तो क्या होता है कि इनको अगर छोड़ भी देते हैं ना, ये वापस आ जाते हैं, फिर से क्राइम हो जाता है फिर से, ओके। क्योंकि ये लोग वो ऑर्गेनाइज क्राइम का इतना क्रूशियल हिस्सा बन जाते हैं ना, ये लोग को छोड़ नहीं पाते, तो ये उसी में ही रह इन्वॉल्व जाते रहते हैं। हैं। हाँ, तो फिर आपकी वो वाली बात आती ही नहीं है। अच्छा, रिहैबिलिटेशन वाली बात नहीं आती है इसमें। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कोशिश तो करनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट करती है, साइकोलॉजिस्ट जाते हैं रेगुलरली, उनका एक सब कुछ like, होता रहता है, बट वही है, जिसको नहीं करना वो। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या-क्या रिफॉर्मेशन होनी चाहिए? अभी तक का जो आपका एक एक्सपीरियंस है,
चाहे आप जुवेनाइल हाउस जाके आए हों या फिर आप जेल के अलग-अलग सेक्शंस में जाके आए हों, क्या होनी चाहिए? देखिए, सजेशंस क्या रहेगा आपके लिए? फ़याज़ होने तो बहुत कुछ चाहिए, हुँ, बट अब वही है ना कि हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। पर जो हमारे पावर में है, जैसे जब मैं जेल विज़िटिंग एडवोकेट रही हुँ, और अब जैसे मैं क्रिमिनल आर्गुइंग काउंसिल हूँ, हुँ, तो मैं इस लेवल पे जितना कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जब मैं जेल विज़िटिंग एडवोकेट थी, तो जितने मेरे कैदी हैं, उनकी बात सुनना, समझना और सही रिप्रेज़ेंटेशन देना, वो मेरा काम था। जिससे बड़ा हद तक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे उनकी बड़ी सहायता हो जाती है। जैसे बड़ा ग्रीवेंस ये रहता है इन लोगों का भी कि हमारे जैसे सरकारी वकील आ रहे हैं, खैर ये तो एक वकील के ऊपर ही हमेशा बड़ा एक लालचन लगता रहता है कि जी काम नहीं कर रहे, बड़ा धीरे हुँ, कर रहे हुँ। हैं ये। तो ये बट हमारे सरकारी जो एक है, सरकारी वकील जो जेल में जाता है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है कि जी बड़ा देर से काम होता है। तो अगर आप ये पूछो कि जी ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे क्या कर सकते हैं, मैं तो ये कह सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो हम कर सकते हैं ओके। कि बिना डिले इनका काम करें हम। इनकी पिटिशन हमें जो फाइल करनी है, हम लोग इनकी बात सुने, इनका जितना बेस्ट इनको काउंसलिंग दे वहाँ पर, ओपिनियन दे कि आपको क्या करना चाहिए, बेल कब लगाएँ आप, कब नहीं लगाएँ आप। और जितना अच्छे से मेटिकुलसली काम कर सकते हैं, वो हमारे पूरे उसमें आता है पावर में, वो करें। इट मीन्स कि इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव रहें रादर के कलेक्टिव लेवल की बात बिल्कुल, करें। मैं बिकॉज़ देखिए हमारे जो पावर में है हम वो कर सकते हैं। हुँ, तो हमारे पावर में ये है। अब जब मैं आर्ग्यूइंग काउंसिल हूँ तो हमारे पावर में क्या है, जैसे मेरे पास जेल से पिटीशन आए तो मेरा डेफिनिटली मुझको रीच आउट करना चाहिए कैदी के पास कि जी आपका मेरे पास पिटीशन आई है, आई एम योर एडवोकेट, बताइए मुझे आप क्या चाहते हैं, क्या है। इमीडिएटली पिटीशन फाइल करूँ मैं, डिले नहीं हो। आपकी बातों से ये समझ आया कि मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, है ना? बिल्कुल। तो अभी प्रेज़ेंटली मुझे क्या करना चाहिए एज़ एन एडवोकेट अगर मैं अभी लिटिगेशन में हूँ और मैंने आपको बताया मैं जेल गया था, क्यों मुझे कुछ करना था। तो जेलर साहब ने कहा यार अब तो आजकल तो वही उठा के ले जाते हैं लीगल एड वाले। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? अरे नहीं, नहीं क्या उठा के ले जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं उठा रहा कुछ बट देखिए आपको मैं यही कहूँगी कि बड़े सारे लोग इसको एक एनजीओ के तौर पे भी चलाते हैं। बड़े सारे एडवोकेट्स एक आउटसाइड लीगल सर्विसेज इसको एक प्रो बोनो के तौर पे लेते भी हैं। तो यही है दैट आप वेट फॉर दैट टाइम व्हेन दैट कम्स ऑफ कोर्स और जब हो, तो बिल्कुल आप अच्छे से इनका रिप्रेजेंटेशन दें इनको। ठीक है, तो मैम इन बातों से जो समझ में आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए इस मामले में ताकि अंडर ट्रायल्स की जल्दी सुनवाई हो। क्या कहती है इस बारे में? देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम कितना कर लें, हुँ, पॉइंट ये भी तो आता है। देखिए जितने हमारे पॉक्सो रिलेटेड मैटर्स है ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट ही तो हैं, हुँ। बट डिले वहाँ भी है। तो लीगल एड में क्या रिफॉर्मेशन होना चाहिए? लीगल एड में रिफॉर्मेशन तो बहुत, एज मैंने बोला, हर चीज में बहुत चीजें हो सकती है। लीगल एड में भी बड़ी रिफॉर्मेशन हो सकती है, बट आप लीगल एड में क्या एग्जैक्टली कह रहे हो, क्या मतलब? मतलब जिस तरह से नालसा-डालसा का चल रहा है, उसमें और क्या रिफॉर्मेशन हो सकती देखो मैं ये कहूंगी फयाज दैट रिफॉर्मेशन से ज्यादा हम जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ना, अभी जो आपकी टीम है हमारे ना, जो नानसर की डालसर डीएचसी एलएससी जो है? गए, उन टीम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमारे टीम ऑफ एडवोकेट्स हैं उनको ज्यादा उनको उन पे फोकस करके, क्योंकि यही लोग आगे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे ज्यादा लगता है कि इन पे इनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग सबकी, इन काउंसलिंग की, यहाँ एग्जैक्टली आपका क्या फोकस कहाँ होना चाहिए, वो अगर हम करें तो काफी हद तक ये अच्छा और एक इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम अदर रिफॉर्म्स जो कि चल ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आए दिन रोज कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। तो चलिए आपकी बातों से जो मुझे समझ आया है वो ये कि अगर एज अ एडवोकेट समाज के लिए काम कर रहे हैं और जस्टिस दिलाने की बात करते हैं अगर, तो हमें खुद को देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी सेक्शन जो डिप्राइव्ड हो, चाहे इनमेट्स हो, कोई भी हो। हमारा अपना अप्रोच क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद देखना है। बजाय कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या जुडिशरी क्या कर रही है या कलेक्टिव कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है, उन पे उँगली ना उठाते हुए अगर आप पावर में हैं एज़ एन एडवोकेट वो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं और आगे बढ़िए।
देखो मैं तो ये कहती हूँ फोकस पहले खुद पे होना चाहिए, उसके बाद हम लोग कहीं जाएँ और हम कहीं पे उँगली उठाएँ, दैट तो इज़ व्हाट आई आपकी से। बातों से और आपकी लाइफ की एक्टिविटी से यही समझ में आई कि पहले हमें खुद को देखना है, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, आपसे इंस्पिरेशन लेके हमें खुद आगे बढ़ना है, बिल्कुल, बिल्कुल, किस तरह से। और चूँकि आप बहुत एक्टिव हैं बहुत सारी चीज़ों में, इलेक्शंस वगैरह का भी अभी दौर चल रहा है, नया इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट करने वाली हैं, उसके जी। लिए तो पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपका क्या विज़न है इस चीज़ को लेकर के? बहुत-बहुत धन्यवाद फ़याज़ इस चीज़ के लिए। ये हमारे इलेक्शन होने को आ रहे हैं 16 तारीख को, हमारे कॉलेज जीजीएस आईपीयू यूएसएलएलएस में 11 बजे से शुरू होगा, 16 नवंबर को। ये हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं और इस पे मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़ रही हूँ। और मेरा विज़न बड़ा बड़ा सिंपल सा है। पहली चीज़ तो ये है कि बड़े लंबे समय बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हुँ, हुँ। और काफ़ी हद तक हमारी जो एलुमनाई एसोसिएशन थी वो इनएक्टिव और डॉर्मेंट काफ़ी हद तक रही है। तो पहला सिंपल हमारा विज़न यही है कि इस एसोसिएशन बॉडी को एक्टिवेट करा जाए। जी, चलिए तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत कामनाएँ भी इस बहुत इलेक्शन के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।